गुड आफ्टरनून आवर डियर स्टूडेंट एंड रेस्पेक्टेड पर्संस। आज की क्लास में हम लेकर आए हैं 12th केमिस्ट्री चैप्टर थर्ड का पार्ट सेकंड। इससे पहले की क्लास में हमने जो है कि वैद्युत अपघट्य हैं और उसके बाद में मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता और चालकता, प्रतिरोध, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। आप पिछली क्लास की वीडियो जाकर जो है कि यूट्यूब पर या फिर ट्राइजा ऐप पर भी आपको सभी क्लासें वहाँ पर मिल जाएंगी। आप ट्राइजा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से और रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वहाँ पर आपको पूरी क्लास मिल जाएंगी। ठीक है, यूट्यूब पर आप एकदम फ्री कंटेंट देख सकते हैं, यूट्यूब पर भी पब्लिक। तो आज हम इसके आगे बढ़ेंगे। इसमें हमारा आज क्वेश्चन रहेगा कॉलरास का नियम और इसके कुछ अनुप्रयोग हैं। उन चीज़ों को जानने में संचारण क्या है, संचारण की क्रिया विधि क्या है, उसको जानेंगे। ठीक है, चलो करते हैं हम स्टार्ट। तो देखिए कॉलरास का नियम, ठीक है। तो इसका कथन क्या होगा, जैसे एनसीईआरटी के हिसाब से हम देखते हैं। एनसीईआरटी में उन्होंने कथन किस प्रकार से हमें लिखा है। एनसीईआरटी में लिखा है कि कॉलरास के इस नियम अनुसार एक विद्युत अपघट्य के सीमांत मोलर चालकता को उसके धनायन और ऋणायन को अलग अलग योगदान के योग के बराबर निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, तो आप जैसे हम आपको बता दें, जैसे लैम्डा इंफिनिटिव एम एन एस सी एल लिखा है, यहाँ पे आप देखेंगे ये लिखा है लैम्डा इंफिनिटिव एम एन एस सी एल। तो इसे आप एन ए प्लस और सी एल माइनस में लिख सकते हैं, इसे हम एन ए प्लस और सी एल माइनस में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये मतलब जो मोलर चालकता को उसके धनायन और ऋणायन के अलग अलग योगदान के बराबर लिखा जा सकता है कॉलरास के अनुसार। तो इसी के आधार पर कॉलरास ने नियम दिया। कॉलरास ने दिया कि अनंत अनुता पर जब समस्त विद्युत अपघट्य पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। विद्युत अपघट्य हमें बताया था मैंने, विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, जिनमें कोई ना कोई केमिकल चेंज आता है विद्युत धारा प्रवाहित करने पर। ठीक है, तो उनकी आणविक या तुल्यांक की चालकता, अब लैम्डा इंफिनिटिव एम मतलब आणविक चालकता को दर्शाते हैं। इससे हमने इससे पहले की क्लास में बताया था, इससे हम आणविक चालकता को दर्शाते हैं। ठीक है, और लैम्डा इंफिनिटिव ई क्यू, इससे हम तुल्यांक की चालकता को दर्शाते हैं। तो ये दोनों किसके बराबर होती है? ठीक है, ये होंगी एक्स लैम्डा इंफिनिटिव ए प्लस एनायन, धनायन की चालकता, सॉरी कैटायन लिखेंगे हम धनायन को, सी प्लस वाई लैम्डा इंफिनिटिव ए। ठीक है, लैम्डा इंफिनिटिव एम आणविक चालकता को प्रदर्शित कर रहा है और लैम्डा इंफिनिटिव ई क्यू मतलब इक्विवेलेंट होता है, तो तुल्यांक की चालकता, तुल्यांक की भार से रिलेटेड तुल्यांक की चालकता है। और यहाँ पर लैम्डा इंफिनिटिव सी मतलब ये धनायन की चालकता को दर्शाया हमने कैटायन के लिए, और ये एनायन की चालकता को लैम्डा इंफिनिटिव ए से प्रेजेंट किया। एक्स वाई इनकी संयोजकता है, जहां हम आप लिख सकते हो ये सभी अनंत अनुता पर रहेंगी। ये सभी किस पर रहेंगे? अनंत अनुता पर रहेंगी ये कंडीशन। ये जो है कि आणविक चालकता हो गई, आणविक चालकता हो गई, और ई क्यू तुल्यांक की चालकता हो गई, ये तुल्यांक की चालकता हो गई, और ये जो लैम्डा इंफिनिटिव सी ये धनायनों की चालकता। कैटायन होता है ना, कैटायन मतलब धनायन, धनायनों की चालकता। और लैम्डा इंफिनिटिव ए ये एनायन की चालकता यानी ऋणायनों की चालकता है, ये ऋणायनों की चालकता। और एक्स और वाई संयोजकता है धनायन और ऋणायन की, धन आयनों व ऋणायनों की संयोजकता है। ठीक है, धनायन और ऋणायनों की संयोजकता है। तो ये कॉलरास के नियम हो जाएगा। अगर कथन आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो कि अनंत अनुता पर जब समस्त विद्युत अपघट्य पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, पूरी तरीके से आयनित हो जाते हैं, तो उनकी आणविक या तुल्यांक की चालकता का मान उनके धनायनों और ऋणायनों की चालकताओं के योग के बराबर होती है। ये इसका कथन हो जाएगा। ठीक है,
और आप ये यहाँ तक कंप्लीट कर देंगे तो ये अगर मान लो 2 नंबर में कॉलरास का या 3 नंबर में कॉलरास का नियम पूछा जाता है ये हो जाएगा। अब इसके 2 अनुप्रयोग भी पूछे जाते हैं आपसे कि इसके अनुप्रयोग भी दीजिए, तो आप अनुप्रयोग भी हम समझते हैं कि इसका क्या उपयोग किया जाता है। ठीक है, कॉलरास के नियम के अनुप्रयोग। पहला, फर्स्ट तो ये हो जाएगा प्रबल विद्युत अपघट्टों की सहायता से दुर्बल विद्युत अपघट्ट के वियोजन की मात्रा। प्रबल की सहायता से दुर्बल विद्युत अपघट्ट की चालकता का निर्धारण। चालकता का निर्धारण, पहला अनुप्रयोग हो जाएगा दुर्बल विद्युत अपघट्ट, प्रबल की सहायता से दुर्बल विद्युत अपघट्ट की आणविक चालकता का निर्धारण। ठीक है, तो देखो कैसे। अब हमें मान लो दे रखा है लैम्डा इन्फिनेटिव CH3COOH एसिटिक अम्ल की आपको आणविक चालकता का निर्धारण करना है। एसिटिक अम्ल की आणविक चालकता का आपको निर्धारण करना है। ठीक है, तो हमें एसिटिक अम्ल की आणविक चालकता का निर्धारण करना है। तो देखो, प्रबल की सहायता से दुर्बल विद्युत अपघट्ट की चालकता का निर्धारण। प्रबल जैसे एस, एसिटिक अम्ल जो है कि दुर्बल विद्युत अपघट्ट जो कम मात्रा में आयनित होते हैं, जो बहुत कम मात्रा में आयनित होते हैं उन्हें हम कहते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्ट। क्या कहते हैं उन्हें? दुर्बल विद्युत अपघट्ट। इसकी चालकता का निर्धारण करना हमें मान लो। ठीक है, तो CH3COOH। अब इसमें हमने लैम्डा इन्फिनेटिव ले लिया सोडियम एसीटेट CH3COONA। ठीक है, सोडियम एसीटेट ये जो है कि एक प्रबल विद्युत अपघट्ट है, क्योंकि हमें पता है कि CH3COO माइनस अलग हो जाएगा और Na प्लस, इसलिए ये जो है कि प्रबल में आ जाएगा और ये दुर्बल में आएगा। ठीक है, प्लस लैम्डा इन्फिनेटिव HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये भी एक प्रबल विद्युत अपघट्ट क्योंकि ये भी आयनित हो जाता है। ठीक है, आगे माइनस में लिखेंगे हम लैम्डा इन्फिनेटिव NaCl सोडियम क्लोराइड Na प्लस और Cl माइनस। ठीक है, तो देखो जब हमें इससे कॉलरास के अनुसार हम लिख सकते हैं CH3COO माइनस और ये प्लस में Na प्लस। इसी प्रकार इधर भी लैम्डा इन्फिनेटिव H प्लस लैम्डा इन्फिनेटिव Cl माइनस। ओके, लैम्डा इन्फिनेटिव Na प्लस और लैम्डा इन्फिनेटिव Cl माइनस। तो Na ये Cl से Cl कैंसिल हो जाएगा, Na से Na कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचेगा लैम्डा इन्फिनेटिव, हमारे पास बचेगा लैम्डा इन्फिनेटिव CH3COO माइनस प्लस लैम्डा इन्फिनेटिव H प्लस लैम्डा इन्फिनेटिव CH3COOH। ये जो है कि इस सूत्र की सहायता से इसकी चालकता का निर्धारण हो जाएगा, इसकी आणविक चालकता का निर्धारण इस सूत्र की सहायता से हो जाएगा। ठीक है, तो पहला अनुप्रयोग हो गया कॉलरास के नियम की सहायता से प्रबल विद्युत अपघट्ट की आणविक चालकता का निर्धारण किया जाता है दुर्बल विद्युत अपघट्ट की। दुर्बल विद्युत अपघट्ट एसिटिक अम्ल दुर्बल है और ये सोडियम एसिटेट HCl NaCl कैसे प्रबल विद्युत अपघट्ट हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड में आप लिखोगे वियोजन की मात्रा के निर्धारण में, मात्रा के निर्धारण में, वियोजन की मात्रा के निर्धारण में इसका उपयोग होता है। अब यदि सी सांद्रता पर आणविक चालकता आणविक चालकता लैम्डा इन्फिनेटिव लैम्डा Cm है। ठीक है, सी सांद्रता पर लैम्डा Cm और अनंत सांद्रता पर
आणविक चालकता, अनंत अनुता पर आणविक चालकता, लैम्डा इन्फिनिटिव एम है। ठीक है, तो निम्न सूत्र द्वारा वियोजन ज्ञात किया जाता है। निम्न सूत्र द्वारा वियोजन की मात्रा का निर्धारण होता है। वियोजन की मात्रा निर्धारित की जाती है। ठीक है, सूत्र लगेगा अल्फा बराबर लैम्डा सी एम बटे लैम्डा इन्फिनिटिव एम स्मॉल एम, लैम्डा इन्फिनिटिव एम। ठीक है, ये वाले फार्मूले का यूज होता है वियोजन की मात्रा के निर्धारण में। ये दोनों प्रयोग हो जाएंगे कॉलरास के नियम। ठीक है, पहला तो हो गया प्रबल की सहायता से दुर्बल विद्युत अपघट्यों की चालकता का निर्धारण करने में, और दूसरा हो गया वियोजन की मात्रा के निर्धारण में। ठीक है, और इसमें सी सांता पर लैम्डा सी एम चालकता हो और अनंत पर लैम्डा इन्फिनिटी एम, तो इनका अनुपात होता है वियोजन की मात्रा। ठीक है, ये कॉलरास का नियम जो कि अक्सर पूछा जाता है, 4 नंबर में पूछा जाएगा अगर इसके अनुप्रयोग सही पूछा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ये देखो इसमें वियोजन के लिए ये फॉर्मूला यूज किया है, उसको आप इस प्रकार भी दर्शा सकते हैं। वियोजन स्थिरांक भी पूछा जा सकता है, जैसे वियोजन स्थिरांक के बारे में पूछा जाता है कभी कभी, जो अल्फा का रिलेशन होता है ना वियोजन स्थिरांक, वियोजन स्थिरांक अल्फा स्क्वायर बटे 1 - अल्फा के बराबर सी अल्फा स्क्वायर बटे 1 - अल्फा, इस फार्मूले का यूज होता है। ठीक है, इसके द्वारा वियोजन स्थिरांक के न्यूमेरिकल में आपसे पूछा जाएगा। चलो, सी अल्फा स्क्वायर बटे 1 - अल्फा, ये फार्मूला यहाँ पर भी लिखा हुआ है। ठीक है, आगे कॉलरास के नियम के अनुप्रयोग के बाद में हम आगे बढ़ते हैं। कुछ न्यूमेरिकल बनते हैं इसमें। फैराडे के 2 नियम भी दे रखे हैं आपसे, विद्युत अपघटन के 2 नियम, और उससे पहले इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल हैं, हम उनको सोल्व कर लेते हैं। चलिए देखिए, तो हम अगला न्यूमेरिकल दिया है जो कि कॉलरास के नियम का यूज करके इसको सोल्व करेंगे। NaCl HCl NaC, यहाँ NaC ये तो सोडियम क्लोराइड है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl, और ये NaC सोडियम एक्टिनाइड। ठीक है, अब ऐसे क्या एक्टिनियम के लिए लगा है, के लिए लैम्डा इन्फिनिटी एम क्रमशः 126.4 और 425.9 और 91.0 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। तो HAC के लिए लैम्डा इन्फिनिटी का परिकलन करना है। ठीक है, ठीक है, HAC के लिए लैम्डा इन्फिनिटी का हमको परिकलन करना है। ठीक, हमें दे रखी वैल्यू लैम्डा इन्फिनिटी HCl की वैल्यू दे रखी है। इसकी वैल्यू कितनी दी है? HCl की वैल्यू 425.9, 425.9 दे रखी है। सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स ये दे रखी है। उसके बाद में लैम्डा इन्फिनिटी NaCl, इसकी वैल्यू भी दे रखी है उन्होंने, ये कितनी दे रखी है? NaCl की वैल्यू दे रखी है 91.0, ठीक है, 91.0 एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये सेम रहेगा। ठीक है, तीसरा लैम्डा इन्फिनिटी NaC, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको। ठीक है, ये लैम्डा इन्फिनिटी लगा है, मतलब ये इनकी आणविक चालकता का मान बताया गया है यहाँ पे। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 126.4, 126.4, 26.4 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ओके, तो हम फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब हमें जो वैल्यू बताना है, इसकी बताना है लैम्डा इन्फिनिटी HAC हार्ड एंड एक्टिनाइड। ठीक है, इसके आणविक चालकता का निर्धारण करना है, तो हम फॉर्मूले का यूज करेंगे कॉलरास के अनुसार,
कोलास के अनुसार आप लिख सकते हो लैम्डा इनफिनिटी एच सी को लैम्डा इन्फिनिटिव। अब यहाँ पर एच एस में क्या है, एच है, एच प्लस लिख सकते हो आप। ठीक है, एच प्लस लिख दिया। और साथ में हमारे पास में सी एल दे रखा है, तो सी एल माइनस लिख लोगे आप। ठीक है, अब यहाँ सी एल माइनस लिखा तो हमें यहाँ पर इसको माइनस में भी लिखना पड़ेगा, एक सी एल माइनस को। एन ए प्लस लिख लिया हमने, और इन्फिनिटिव सी एल माइनस। ये देखो ये दोनों एन ए सी एल के लिए लिखे ना हमने, एन ए प्लस और सी एल माइनस। ठीक है, और प्लस माइनस में एन ए लिखा तो प्लस में भी आएगा एन ए प्लस। और एक ऐसी हमारे पास वो लिख लिया लैम्डा इन्फिनिटिव ऐसी एक आई। ठीक है, तो आप एच सी एल के लिए लिख सकते हो एक जगह एच सी एल, इन दोनों का योग करके। इसी प्रकार एन ए सी एल के भी लिए लिख सकते हो लैम्डा इन्फिनिटिव एन ए सी एल। ठीक है, एन ए सी एल और प्लस में लैम्डा इन्फिनिटिव एन ए सी, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू रख देंगे हम। यहाँ पर जो हमें वैल्यू दे रखी है उसमें ये ध्यान रखना कि जो ये जो 126.4 है वो एन एस सी एल की वैल्यू है और एन ए सी की ये वैल्यू है। ठीक है, एन एस सी एल की वैल्यू दे रखी है हमें ये, और एन ए सी की वैल्यू ये है। ठीक है, अब मान रख देंगे एस सी एल की वैल्यू कितनी रखी 425.9 माइनस एन एस सी एल की वैल्यू कितनी रखेंगे 126.4 और प्लस एन ए सी की वैल्यू कितनी है 91.0, मतलब वो 91 ही है, जीरो पॉइंट के बाद जीरो लिखो, वरना उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, इन दोनों को पहले घटा लो, 425.9 में 91 जोड़ दो पहले प्लस वाले, फिर घटा देंगे। 91.0 जोड़ दिया आपने, इनको ऐड कर लिया, 9 6 9 2 11 4 और 1 5। ठीक है, इसमें से आपने 126.4 को माइनस कर लिया, 126.4 इसमें से माइनस कर दिया आपने। 9 में से 4 गया 5 0, 11 में से 2 गया 9, और 5 में से 4 2 जाएगा 3, 390.5 एस सेंटीमीटर स्क्वायर मॉल इनवर्स। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास में एच ए सी की आणविक चालकता की। ठीक है, एच ए सी की आणविक चालकता का निर्धारण हो गया। ओके, अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान दें एक बार और मैं आपको क्लियर कर दूं, सीधा सिंपल सा काम रखना है आपको। क्लियरली ये कर सकते हैं कि आप ये पहले जो तीन वैल्यू दे रखी है आपको, एस सी एल की दे रखी है, एन एस सी की दे रखी है और एन एस सी एल की दे रखी है, इनकी आणविक चालकताओं के मान दिए 425.91 और 626। तो आपको क्या करना है कि दो दो सी एल है तो उनमें से एक सी एल को माइनस करके लिखना है, एस सी एल लिखा हमने। ठीक है, एस सी एल माइनस एन एस सी एल लिखा और फिर एन एस सी। ठीक है, 425.9 फिर 126.4 और 91.0, इन दोनों को जोड़ के इसमें से माइनस कर दिया तो 390.5 आपका आंसर आ गया है। चलिए, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। ठीक है, फैराडे ने विद्युत अपघटन से संबंधित दो नियम दिए, जिन्हें फैराडे के हम विद्युत अपघटन के नियम कहते हैं। पहला नियम क्या कहता है, तो प्रथम नियम क्या कहता है कि विद्युत, पहला नियम कहता है विद्युत अपघटन की क्रिया में कैथोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित आवेश के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, मान लो ये कोई पात्र है, अब इसमें आपने एनोड और कैथोड दो चीजें लगा रखी हैं, ये हो गया आपका एनोड और दूसरा हो गया कैथोड। अब विद्युत अपघटन की इनमें क्रिया होती है, इनके बीच में जब आप इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो यहाँ से पता कैथोड पर एब्जॉर्ब होने लगेगा, यानी जो पदार्थ एब्जॉर्ब हो रहा है उसको, उसका मास हमने लिया एम है, उसका मास क्या है एम है, या वेट डब्ल्यू से भी दर्शा सकते हैं, मास उसका हमने एम लिया। और यदि इसे जो आवेश प्रवाहित किया गया इनके बीच में वो क्यू है, तो फैराडे का प्रथम नियम कहता है कि इस एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यू, एम समानुपाती क्यू, एम समानुपाती क्यू, एम समानुपाती क्या है क्यू, ये फैराडे का नियम कहता है। बराबर करने के लिए आपने जेड क्यू, जहां जेड एक नियतांक है, जेड एक नियतांक है जिसे रासायनिक तुल्यांक कह देते हैं, इसे क्या कहते हैं रासायनिक तुल्यांक। अब आपने पढ़ा होगा कि आई बराबर क्यू बटे टी, विद्युत धारा आवेश बटे समय होती है, तो क्यू बराबर क्या जाएगा आई टी, क्यू बराबर क्या जाएगा आई टी, तो एम बराबर
जेड, क्यू की जगह रख दिया आपने आई टी, जेड आई टी, ये एम बराबर जेड आई टी, ये फैराडे का प्रथम नियम हो गया। इसमें अब आपसे अगर जेड की डेफिनेशन पूछी जाती है तो आप यदि आई बराबर 1 एम्पियर लेते हैं और टी बराबर 1 सेकंड लेते हैं, आई बराबर 1 एम्पियर, टी बराबर 1 सेकंड, मतलब 1 एम्पियर की धारा, 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है, तो पदार्थ के कैथोड, कैथोड पर जो पदार्थ मुक्त होगा वो उस रासायनिक तुल्यांक के बराबर होगा। ठीक है, ये जेड के लिए हो जाएगा। तो ये पहला नियम हो गया। एक चीज और ध्यान रखेंगे, एम बराबर जेड आई टी, मतलब एम क्यू के समानुपाती है। आप क्यू की वैल्यू बढ़ाओगे तो एम की मात्रा बढ़ेगी, यानी अगर ज्यादा धारा प्रवाहित करोगे पदार्थ ज्यादा जमा होगा, विद्युत अपघटन की क्रिया ज्यादा होगी। इसका उपयोग किया जाता है विद्युत अपघटन का, कोई किसी पदार्थ पे कोई परत चढ़ाना हो, बर्तन वगैरह, चम्मच वगैरह, या कोई भी आप दूसरी परत चढ़ाना हो, तो इस तरह की क्रिया विद्युत अपघटन का उपयोग किया जाता है। तो एम को बढ़ाओ, क्यू को बढ़ाओगे तो एम बढ़ जाएगा। इसी तरह धारा आई और टी को बढ़ाने पर भी एम बढ़ेगा। ठीक है, ये हो गया प्रथम नियम। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम कहता है हमें, द्वितीय नियम देखो, द्वितीय नियम कहता है यदि दो अलग अलग विद्युत अपघट्य लेते हैं, मान लो दो पात्र लिए आप, ठीक है, दो अलग अलग पात्र लिए और इनमें समान प्रबलता की धारा समान समय तक प्रवाहित की। ठीक है, समान प्रबलता की धारा समान समय तक प्रवाहित की, धारा की प्रबलता भी समान होनी चाहिए और समय भी समान होना चाहिए, और इनमें विद्युत अपघट्य अलग अलग लिए हैं आपने, और ये मान लो ये एनोड हो गए इसके और ये दोनों कैथोड हो गए इसके। तो इनके कैथोड पर मान लो यहाँ पर W1 वेट प्राप्त हुआ, यहाँ पे W2 वेट प्राप्त हुआ आपको, और इसका रासायनिक तुल्यांक E1 है, इसका रासायनिक तुल्यांक E1 है, इसका रासायनिक तुल्यांक E2 है। तो कॉर्लास के इस नियमानुसार W समानुपाती E होता है, W1 समानुपाती E1 और W2 समानुपाती E2, यानी समान प्रबलता की धारा समान समय तक प्रवाहित की जाए तो उनके कैथोड पर मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्राओं का अनुपात W1 W2 उनके रासायनिक तुल्यांकों के अनुपात के बराबर होता है E1 बटे E2। ये द्वितीय नियम कहता है W1 बटे W2 बराबर E1 बटे E2। ये द्वितीय नियम हो गया फैराडे के विद्युत अपघटन। दो नियम है, आप दोनों को अच्छे से कर लेना क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी हमसे आपको टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ के रूप में मिल जाएगी इन सभी क्वेश्चनों की। ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जो ट्राइंगल कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम से ही आप वहाँ से ज्वाइन कर लें टेलीग्राम पर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। एक न्यूमेरिकल दिया हमें, CO4 के विलयन को 1.5 एम्पियर की धारा से 10 मिनट तक विद्युत अपघटित किया गया। कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान क्या होगा? कॉपर का द्रव्यमान पूछा है, जो कॉपर निक्षेपित होगा उसका द्रव्यमान बताना हमें क्या होगा। कॉपर सल्फेट के विलयन में को 1.5 एम्पियर की धारा से 10 मिनट तक विद्युत अपघटित किया गया, तो कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान क्या होगा हमें बताना है। ठीक है, 10 मिनट तक दिया गया है। हाँ भाई ठीक है, देखते हैं इसको, करते हैं हम सॉल्व। यह हमें समय t बराबर 10 मिनट, सेकंड में बदलोगे आप इसे सेकंड में, तो t बराबर 10 इंटू 60, 600 हो जाएगा, 600 सेकंड में बदल लिया। ठीक है, तो q बराबर होता है आई टी, आवेश के लिए, तो q के लिए आवेश q के लिए हम ये लिख सकते हैं q को बराबर आई टी। तो आई की वैल्यू हमें दे रखी है 1.5 एम्पियर। आई धारा कितनी है? 1.5 एम्पियर की धारा, 1.5 इंटू टी का मान है 600, टी का मान है 600, 90 900 आ गया, कितना आ गया? 900 गुलाम, ये आ गया 900 गुलाम। अब कॉपर को देखें हम, तो Cu2 एक्वा अवस्था से सॉलिड अवस्था में अगर इसे लाते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तो ये जब जाके सॉलिड में बदलेगा। ठीक है, तो 63 ग्राम के लिए, कॉपर के लिए 2 फेराड आवेश या 2 इंटू 96,487 गुलाम आवेश
गुलाम आवेश की आवश्यकता होती है, आवेश की आवश्यकता होती है। तो हमारे पास में 900 गुलाम के लिए, ठीक है, 900 गुलाम के लिए, 900 गुलाम के लिए द्रव्यमान, किसका, कॉपर का द्रव्यमान। तो 900 में 2 इंटू 96,487 से भाग दे देंगे, ग्राम में आ जाएगी इसकी वैल्यू, यह आ जाएगा 0.387 ग्राम, ठीक है। ये 0.2387 ग्राम कॉपर, ग्राम कॉपर की आवश्यकता होगी, मतलब इतना कॉपर निक्षेपित होगा, इतना कॉपर निक्षेपित होगा, ठीक है, 29 ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार 0.2938 ग्राम कॉपर यहाँ निक्षेपित होगा। तो ये हमने आज कोरलास के नियम, उसके अनुप्रयोग को समझा, फेराडे के नियम और उससे संबंधित न्यूमेरिकल किया है, ठीक है। अगली वीडियो में हम और भी क्वेश्चन हैं उनको क्लियर कर लेंगे। आप जुड़े रहें हमारे टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल, आपको सेम नाम से मिलेगा। आप ये को ज्वाइन कर लें, ट्रायंगल कोचिंग इंस्टीट्यूट, और साथ में ट्राइज ऐप आपको प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। आप स्टडी करिए, आप कंटिन्यू स्टडी करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी और आपका मन भी लगेगा। आप जब चीज़ों से दूर भागते हैं तो वो चीज़ें फिर आपको समझ नहीं आती हैं, ठीक है। आप कोई सब्जेक्ट टफ लग रहा है या कोई भी लैंग्वेज टफ लग रही है तो आप उसमें थोड़ा सा समय दीजिए, उसको जब आप समय देते हैं तो चीज़ें ऑटोमेटिक समझ आती हैं, ठीक है। हार्ड वर्क के अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है, इसलिए मेहनत कीजिए। जय हिंद, जय भारत।